तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ बेसिक्स हम पढ़ चुके थे, आज हम उसे आगे कंटिन्यू करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर डालेंगे। देखो, अगर हमें एक्सीएम निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, वाईसीएम निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, और जेडसीएम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला ये है। जहां पे एक्स क्या चीज है आपको बताया था मैंने, ये एक्स है सेंटर ऑफ मास, बल्कि एक्स कोऑर्डिनेट कह लूं। एक बार इसे फिर से करते हैं बच्चों। ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक में आपको समझा चुका हूं। सिमिलरली ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, और इसी तरह से ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास सेंटर ऑफ मास के डिफरेंशियल एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का। इंटीग्रेशन डीएम टोटल मास ऑफ द बॉडी देगा। अगर टोटल मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है तो आप चाहें तो उसकी जगह डायरेक्ट इंटीग्रेशन डीएम की जगह आप कैपिटल एम यूज कर सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल एम इफ इट इज गिवन प्रोवाइडेड। यानी कि आप एक्सीएम को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीएम इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन एक्सडीएम, और इसी तरह से वाईसीएम को कर सकते हैं, वो हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन वाईडीएम। जेडसीएम हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन जेडडीएम। और यही अगर आप जो है निकाल रहे होंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो आपके लिए ये फॉर्मूला होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर हमारे पास सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे लाई करेगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं दिस इज अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, ये एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है। ये इसका सेंटर है। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब आप देख रहे हो वाई एक्सिस के अबाउट रिंग सिमेट्रिकल है, तो जितना मास रिंग के लेफ्ट में, वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, उतना ही राइट में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे ही सपोज ये पूरा सर्कल है, इसके 4 हिस्से कर देते हैं। इन 4 पार्ट्स में से हम बात करते हैं, इन पार्ट्स को नाम दे देते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड 1/4 पार्ट, दिस इज थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज द फोर्थ क्वार्टर। मान लो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर गिवन है और हमसे कहा जाए फर्स्ट क्वार्टर का सेंटर ऑफ मास, तो अगर यहां से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये तो आप देख रहे हो इस लाइन के लिए मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना मास यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही मास यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एंगल 45 डिग्री का है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। तो अगर किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो उस लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और अगर किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वही पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम एक रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालने की बात करते हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, और ये x एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। इसका एक एंड प्रेजेंट है x इक्वल्स टू 0 पे, और दूसरा एंड x इक्वल्स टू l पे प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने जैसा डिस्कस किया था पहले,
लेमडा निकाल लिया, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिफॉर्म रॉड है तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ कर दिया हमने, ये हमारे पास लेमडा आ गया। इसका बिल्डिंग ब्लॉक ढूंढा, जैसे बात हुई थी अपनी, उसी तरह से ये हमने एक बिल्डिंग ब्लॉक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। दिस इज अ पॉइंट साइज एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि जो इसकी लेंथ है dx वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस एलिमेंट के मास की बात करते हैं, dm की। तो देखो dm कैसे निकलेगा, ये आपको बताया था। इस एलिमेंट का मास dm वो हो जाएगा आपके पास, लीनियर मास डेंसिटी है तो लेमडा इनटू इस एलिमेंट की लेंथ, लेमडा का मतलब m/l, इस एलिमेंट की लेंथ का मतलब dx। ठीक है ना, आप चाहें तो m/l बाद में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, dm इक्वल्स टू लेमडा dx। लेमडा इज अ कांस्टेंट टर्म, m/l इज कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया एक्सीएम का, एक्सीएम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्सडीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम। आप डीएम की जगह चाहो तो डायरेक्टली कैपिटल एम यूज कर सकते हो, कैपिटल एम आपको दिया गया था तो यू कैन डायरेक्टली यूज कैपिटल एम इन इट्स प्लेस। नहीं तो आप लेमडा डीएक्स लिख के करना चाहते हो तो वो कर लो, और ये वाली m/l dx लिख के करना चाहते हो तो वो कर लो। यहाँ पे देखो x को x लिख दिया है, dm की वैल्यू को लेमडा dx लिख दिया है, नीचे मैंने dm की जगह लेमडा dx ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। अब x वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। सबसे पहला एलिमेंट हमारे को इसी एंड पे मिल जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे, और फाइनल एलिमेंट कहाँ पे मिल जाएगा, दूसरे एंड पे x इक्वल्स टू l पे। बाकी सारी एलिमेंट्स x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक कंटिन्यूसली प्रेजेंट होंगे। तो हमने इसको 0 से लेके l तक की लिमिटिंग वैल्यूज में इंटीग्रेट किया। अपर टर्म में लेमडा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया हमारे पास, लेमडा इंटीग्रेशन के बाहर x dx है, x स्क्वायर बाय 2 हो गया। लिमिटिंग वैल्यूज हमें चेंज करानी है 0 से लेके l तक। नीचे का इंटीग्रेशन किया, लेमडा बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन dx का x हो गया, इसमें भी x की वैल्यू 0 से लेकर के l तक चेंज करानी थी। लेमडा लेमडा कैंसिल कर दिया, यही अगर लेमडा की जगह आपने m/l यूज किया होता तो अब वो m/l कैंसिल हो गया होता। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x में पहले l रखा तो l स्क्वायर बाई 2 आ गया, 0 रखा तो 0 हो गया, रिजल्ट आ गया l स्क्वायर बाई 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसी तरह से l आ गया, इसका मतलब रिजल्ट आ गया l/2। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो l/2 पे लाई करता है, इसका मतलब सेंटर ऑफ द रॉड पे लाई करता है। क्योंकि ये रॉड थिन है, इसके y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट्स नेग्लिजिबल है तो उन्हें 0 ट्रीट किया जाएगा, थिन वायर की तरह ले रहे हैं, तो बाकी दो कोऑर्डिनेट 0 हो गए, ये x एक्सिस के अलोंग रखी थी उसका कोऑर्डिनेट मिल गया। मिड पॉइंट ऑफ दिस वायर या रॉड, थिन रॉड इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। अब एक और हमने रॉड ली है यहाँ पे, लेकिन ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, मेरा एक रॉड है जिसकी लेंथ l है, उसे हमने x एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया, जैसे पहली वाली प्लेस की थी बिल्कुल वैसे ही, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक। लेकिन इसकी लीनियर मास डेंसिटी लेमडा जो है वो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन लेमडा इक्वल्स टू r dx, जहाँ पे r आपको कहा गया है कि सम पॉजिटिव कांस्टेंट है, r इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बाकी सारा प्रोसीजर तो हमारा वही रहेगा, हम उसी तरह से डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढेंगे, उसी तरह से डिफरेंशियल एलिमेंट का मास लिखेंगे, उसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, बस लेमडा कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। यानी कि अभी भी डीएम निकालेंगे तो डीएम की वैल्यू हम लिखेंगे लेमडा डीएक्स, लेकिन लेमडा कांस्टेंट नहीं है तो लेमडा की जगह लेमडा की जो गिवन वैल्यू है यानी कि आर एक्स वो रख देंगे, ये डीएम हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, ये भी 0 से l के लिए होगा हमारे पास, और ये भी 0 से l के लिए, x की वैल्यू 0 से l तक चेंज करानी है। अब dm की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, dm की वैल्यू लेमडा dx ही, ये x रहने दिया यहाँ पे हमने, दिस x इज x, और ये जो dm था इस dm की वैल्यू को हमने r dx लिख दिया, rx नहीं होगा ये r dx होगा, यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, ये मिसप्रिंट, r dx हो गया हमारे पास। अब देखो
आर कांस्टेंट था, उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया। नहीं, डीएम में भी हमारे पास आर एक्स आया था बेटा, आर एक्स आया था, सॉरी, फिर से एक बार देखते हैं। देखो हमने लिखा डीएम इक्वल्स टू लेमडा डीएक्स, लेमडा की वैल्यू रखी आर एक्स डी एक्स, लेमडा को आर एक्स रख दिया। अब सेंटर ऑफ मास जो था हमारे पास वो बाय डेफिनेशन इस फॉर्मूले से दिया जाता था। ये x तो हमने एज इट इज x लिख दिया, डीएम की जगह, डीएम की यहां से वैल्यू थी आर एक्स डी एक्स, वो हमने आर एक्स डी एक्स ये सब्सटीट्यूट कर दी। नीचे भी डीएम की वैल्यू आर एक्स डी एक्स सब्सटीट्यूट कर दी। आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया दोनों जगह। यहाँ पे x x मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, और यहाँ पे आपके पास एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट किया, पावर एक यूनिट बढ़ी, एक्स क्यूब हो गया, नई पावर से डिवाइड किया, बाय 3 हो गया, नीचे ऐसे ही एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, आर आर कैंसिल कर दिया। लिमिटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इसमें लिमिटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो आ गया एल क्यूब बाय 3, नीचे लिमिटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो आ गया हमारे पास एल स्क्वायर बाय 2, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और एल स्क्वायर से एल क्यूब को कैंसिल कर दिया, एल आ गया, तो 2l/3 हमारा रिजल्ट हो गया। ऐसे ही कोई और फंक्शन होता हम उसके अकॉर्डिंगली कर देते। मान लो हमें दिया होता लेमडा इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, डीएम निकालने का वही तरीका रहता हमारे पास, लेमडा डी एक्स, लेमडा की जगह आपकी से ये वाली वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी एक्स डी एक्स हो जाता है ये। फिर फॉर्मूले में जाते हैं, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, एक्स को एक्स रहने देते, डीएम की जगह ए प्लस बी एक्स डी एक्स लिख देते, डिनोमिनेटर में डीएम की जगह ए प्लस बी एक्स डी एक्स लिख देते। x की वैल्यू 0 से l तक चेंज कर रही है, 0 से l लिख देते इसे। अब सुटेबली इसे इंटीग्रेट कर देते और हमारे को रिजल्ट मिल जाता। मतलब फंक्शन चेंज करेगा, प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा करने का। आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। फिगर में आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दिखाई गई है जिसका सेंटर ओरिजिन पे दिखाया गया है, वहीं से x एक्सिस y एक्सिस पास कर रही है। इस रिंग की रेडियस r दिखाई गई है आपको। अब आपको दिख रहा है कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास तो y एक्सिस पे ही लाई करेगा। ये हमने मार्क किया सेंटर ऑफ मास। x निकालने की हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप करोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा, आप आगे से उस चीज को नहीं करोगे। सबसे पहले तो इसका बिल्डिंग एलिमेंट ढूंढा, ये इसका बिल्डिंग एलिमेंट हो गया, छोटी सी लेंथ, ये हम डिस्कस कर चुके थे कैसा होता है बिल्डिंग एलिमेंट, तो ये हो गया। इस बिल्डिंग एलिमेंट की लेंथ, पहले इसकी पोजीशन डिफाइन की इस थीटा से, छोटा है तो उसके लिए इस एंगल को डी थीटा मार्क कर दिया, ये लेंथ हो गई आर डी थीटा हमारे पास। अब इसके कोऑर्डिनेट्स नोट किए हमने, इस चीज के एलिमेंट के कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस लेंथ के बराबर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इस लेंथ के बराबर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, यहां से अगर आप देखिए तो आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। अब हम एक्सियम निकालते हैं। पहले तो हम एक बार वो भी निकाल लें, क्या कहते हैं, डीएम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम डीएम को वर्कआउट करते हैं कि डीएम कितना हुआ, इस एलिमेंट का मास। अब यहां भी ये आप अच्छी तरह से जानते हो, हमारा डिस्कशन हो चुका था कि इस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, तो ये हमने लिख दिया लेमडा, और इस एलिमेंट की लेंथ थी आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा, ये डीएम की वैल्यू हो गई। अब एक्सियम निकालने की बात करते हैं। एक्सियम इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लें पहले तो एक बार, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। एक्स को तो हमने एक्स रहने दिया, जो डीएम था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लेमडा आर डी थीटा। लेमडा आर इसमें से कांस्टेंट टर्म था, उसे बाहर लिख लिया, डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। डीएम में फिर लेमडा आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में डी थीटा बच गया आपके पास।
अब देखो आपको x बताया था कि जो आप डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे उसका x कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज x r cos थीटा, तो उसकी जगह मैं r cos थीटा लिख देता हूँ। एक्सियम इक्वल्स टू ये लेमडा आर कैंसिल आउट हो चुका है, इंटीग्रेशन x की जगह r cos थीटा, r इंटीग्रेशन के बाहर लिखा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय नीचे लेमडा आर कैंसिल आउट हो चुका था, सिंपली इंटीग्रेशन डी थीटा था। अब हमें लिमिटिंग वैल्यूज भी लगानी है इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आया, हम एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बना रहे हैं पोजीशन वेक्टर का, तो पहला एंगल तो जीरो हो गया, तो स्टार्ट होगा हमारे पास डी थीटा की वैल्यू जीरो से, थीटा की वैल्यू जीरो से, और ऐसे चलते 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 फाइनल एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ वाले एलिमेंट के लिए ये ऐसे चला गया, पॉजिटिव के साथ एंगल ले रहे थे, तो ये आपकी से थीटा हो गया, दैट इज 180 डिग्री या पाई, तो इसे पाई तक कर दिया, सो इज द डिनोमिनेटर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया हमारे पास, साइन थीटा, लिमिटिंग वैल्यू जीरो से लेके पाई तक, आर इसके बाहर था, आर एज इट इज लिख दिया, नीचे आया आपके पास थीटा जिसकी वैल्यू अगेन जीरो से पाई तक। अब साइन पाई जीरो, साइन जीरो भी जीरो, तो ये रिजल्ट ही जीरो हो गया हमारे पास, और ये हमें पहले से मालूम था वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब इसी तरह से हमने पाई सी एम का फॉर्मूला लिखा, डीएम की जगह डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, नीचे भी डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो टर्म इसमें से बाहर हो सकते थे वो बाहर ले आए, और y की जगह भी आप देख रहे हो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया r sin थीटा, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट, ये r बाय पाई हमारे पास आ गया, नीचे का इंटीग्रेशन किया हमने, वो पाई आ रहा है रिजल्ट हमारे पास। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ से देखिएगा इस जगह से स्टेप, वाई सी एम इक्वल्स टू लेमडा आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया मैंने, लेमडा आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म बचा है मेरे पास वो साइन थीटा डी थीटा बचा है, साइन थीटा डी थीटा, लिमिटिंग वैल्यू है जीरो से लेकर के पाई तक की, वो एज इट इज प्लेस कर दी, नीचे आ जाए, लेमडा आर इज कांस्टेंट, वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हमारे पास बचा डी थीटा विथ लिमिटिंग वैल्यू जीरो से पाई, ये नीचे का जो इंटीग्रेशन है वो थीटा, लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पाई मिलेगा, और यहाँ से आप देख रहे हो इसको कैंसिल किया हमने, तो हमें आर बच रहा है, नीचे का एक पाई और इधर का आर, ये आर बाय पाई लिख लिया हमने, दिस आर बाय पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इनफैक्ट माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा लिखा, लिमिटिंग वैल्यूज जो हैं वो जीरो से लेके पाई तक के लिए थी, माइनस एज इट इज लिख लेते हैं, पहले थीटा की जगह पाई रखते हैं तो कॉस पाई माइनस वन हो गया, थीटा की जगह जीरो रखते हैं तो वन हो गया, फॉर्मूले में सब्ट्रैक्शन करते थे, ये हो गया, ये -2 बना और बाहर एक माइनस था तो +2 हो गया, वो 2 ये आ गया आपके पास, तो ये YCM हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने सेमी सर्कुलर रिंग का निकाल लिया। इसी तरह से अगर ये क्वार्टर रिंग होता, सिर्फ इतना ही पार्ट होता आपके पास, राइट वाला क्वार्टर इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा होता, ठीक है ना। अब इस लाइन पे लाई कर रहा होता तो मैं एक काम करता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नाम बदल लूं अपने लिए। आप मान लो ये वाला पार्ट है मेरे पास, दिस क्वार्टर पार्ट इज प्रेजेंट, नहीं सॉरी ये ऊपर तक का था, इतना पूरा पार्ट प्रेजेंट है, 1 क्वार्टर, ये वाला पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। इस लाइन को मैंने कह दिया कि ये सपोज एक्स एक्सिस है, एक्स डैश कह देता हूं कंफ्यूजन ना रहे, और ये वाई एक्सिस है मेरे पास, तो सेंटर ऑफ मास इसी पे कहीं लाई करेगा। बिल्कुल सेम वे में एलिमेंट लेकर के वर्कआउट कर दीजिए, सिर्फ वाई डैश वाला कोऑर्डिनेट आपको अब आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर आएगा तो वाई डैश वाला तो जीरो ही हो जाएगा, एक्स डैश वाला मिलेगा। इस लाइन की इक्वेशन आप बता ही सकते हो 45 डिग्री है, अगर चारों ऑप्शन है और उसमें एक ही ऐसा आ रहा है जो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज सिमिलर फॉर्मेट में निकाल लीजिए। अब आ जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। इसके लिए भी हमने डिस्क के लिए डिस्कस कर लिया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक, पूरे डिस्क के लिए रिंग होते थे तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कुलर रिंग्स हो जाएंगे।
आप देख रहे हो एक हमने मार्क कर लिया है एलिमेंट, और इसको भी आप देख रहे हो वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा। आप चाहो तो निकाल करके एक्सियम पहले की तरह जस्टिफाई कर सकते हो कि जीरो होता है, लेकिन हमें मालूम है इसलिए अब हम बार बार उस चीज की मेहनत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए एरिया निकालेंगे। आपने देखा था जब पूरा रिंग था डिफरेंशियल एलिमेंट, जब हमने डिस्क ली थी उसमें पूरा रिंग लिया था तो 2 पाई आर डी आर लिखा था। ये आधी रिंग है तो इसके लिए हमारे पास पाई आर डी आर हो जाएगा। डी ए जो मैंने शेडेड पोर्शन किया उसका एरिया पाई आर डी आर, ये हमारा डिस्कस था कि कैसे आप इस पोर्शन को अलग से निकाल लो शेडेड वाले को, इसको एकदम सीधा कर दो तो ये इस तरह का रेक्टेंगल दिखने लगेगा। आपको मैंने बताया था जिसमें इस रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है, वो है आपके पास आधी सरकमफ्रेंस यानी कि पाई आर, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये इसकी थिकनेस डी आर। तो पाई आर डी आर इसका एरिया हो गया। डीएम निकाल लो, डीएम इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, इसका मतलब है पाई सिग्मा आर डी आर, ये डीएम हो गया। अब फॉर्मूले में आ जाते हैं। फॉर्मूला था हमारा वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। तो अब हम आ जाते हैं इसमें y की वैल्यू। अब y की जगह क्या रखेंगे, तो आपको याद है आपको कहा था इस फॉर्मूले में जो x और y होता है, जैसे यहाँ पे y है तो ये क्या होता था, ये होता था सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी रब करता हूँ, ये y है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। अब डिफरेंशियल एलिमेंट सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो पीछे आप निकाल करके आए हो, वो कितना है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग बाय पाई, 2r बाय पाई। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो है YCM हो गया 2r बाय पाई, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r ली है तो 2r बाय पाई लिख दिया। अभी dm को dm लिखा है हमने, यहाँ पे dm की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, नीचे भी dm की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए और इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है YCM इक्वल्स टू 4r बाय 3 पाई। इसका मतलब है इसके इस सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है वो 4r बाय 3 पाई है। ठीक है बच्चों, dm की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ये वही सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे आपको। एक बार मैं कर भी देता हूँ, इस जगह से देखिएगा, इस स्टेप से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 to r, dm की जगह मैंने लिखा पाई सिग्मा आर डी आर, ये dm की जगह लिखा, और एक 2r बाय पाई हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे, तो इंटू 2r बाय पाई। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन सिर्फ dm की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो वो हो गया हमारे पास पाई सिग्मा आर डी आर। ऊपर देखते हैं क्या क्या कांस्टेंट है, ये 2r था, 2r बाय पाई इंटू 2r बाय पाई। हाँ, अब कांस्टेंट देखते हैं, ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया हमारे पास। 2 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो 2 सिग्मा तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा। अब न्यूमरेटर वाले इंटीग्रेशन में एक r ये है, एक r यहाँ पे प्रेजेंट है, ये r और ये r मल्टीप्लाई हुआ, r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर डी आर। लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक की है, वो एज इट इज। नीचे देखते हैं क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में पाई और सिग्मा कांस्टेंट है, तो पाई और सिग्मा इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आर डी आर, लिमिटिंग वैल्यू 0 से कैपिटल R का 6। ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, 2 बाय पाई बच गया आपके पास, 2 बाय पाई एज इट इज लिख लिया। ऊपर वाले टर्म का इंटीग्रेशन किया, आर क्यूब बाय 3 हो गया, आर क्यूब बाय 3, और इसकी वैल्यूज जो हैं वो 0 से लेकर के कैपिटल R तक हो गई, डिवाइडेड बाय नीचे का इंटीग्रेशन किया, आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिटिंग वैल्यूज 0 से लेकर के
कैपिटल आर तक। नाउ 2/पाई एज इट इज लिख लिया, इसमें कैपिटल आर को रखा तो कैपिटल आर क्यूब बाई 3 आ गया, जीरो रखने पे जीरो आ रहा है, नीचे कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये 2 ऊपर गया, इस 2 में मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, ये 3 नीचे आया, पाई में मल्टीप्लाई हुआ 3 पाई हो गया, और आर क्यूब को आर स्क्वायर से कैंसिल किया, आर बच गया वो ये। तो आप देख रहे हो यही रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हमारे को इस सेमी सर्कुलर डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास मिल गया। अब यहां एक हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर, उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब आप देख रहे हो ये भी जो फिगर बना हुआ है फर्स्ट फिगर से आप देख पा रहे हो, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना होगा हमारे को, ठीक है ना। z कोऑर्डिनेट भी इसका 0 होगा, 3 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट। z वाली एक्सिस कैसे होगी, ये जो बेस बना हुआ है इसी में इस तरह से z एक्सिस चली जाएगी आपके पास, यानी कि इस शीट के आप शीट के प्लेन में ही मान लो एक कॉपी का पेज रख दो, तो उस पेज में एक तरफ एक्स एक्सिस हो गई, दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास जेड एक्सिस हो गई, और वर्टिकली अपवर्ड वाली डायरेक्शन जो है वो आपके पास वाई एक्सिस है। अब इसका भी हमने डिफरेंशियल एलिमेंट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था कि डिफरेंशियल एलिमेंट इसका क्या होता है, वो हमने समझ लिया था कि इस तरह का रिंग होता है, इसके ऊपर हमने रिंग बना दिया तो वो रिंग होता है हमारे पास। इसमें भी क्योंकि सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो अब हमारे को डीएम निकालना होगा। डीएम हो जाएगा जो भी इसकी सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा, अभी यूनिफॉर्म है, कोई फंक्शन दिया जाएगा तो वो फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनटू डीए। अब डीए के लिए देखें क्या हो जाएगा, सिग्मा तो सिग्मा हो गया, इस रिंग को अलग से निकाल लो और इसे खोल दो तो ये रिंग इस तरह के एक रेक्टेंगल में खुल जाएगी आपके पास। इसकी ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ वो रिंग की सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। रेडियस आप देख रहे हो इसकी कैपिटल आर कॉस थीटा है, ऐसे ट्राइंगल बना लो, ये रेडियस स्मॉल आर थी, ये एंगल आपको थीटा दिया है, आपने लिया है, या ये थीटा हो गया आपके पास, और ये वाली कैपिटल आर है तो स्मॉल आर को आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा। तो स्मॉल आर तो आपके पास वैल्यू मालूम चल गई, ये हमने कहा था सरकमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई आर है, और ये चीज डी आर है। अब जैसे ही हमें मालूम चला कि आर की वैल्यू अलग से लिख लेते हैं इसे, आर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी आर इक्वल्स टू आर माइनस साइन थीटा डी थीटा हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हम इसमें डीए में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 पाई आर इंटू डी आर करना था तो 2 पाई तो हमने लिखा, आर की जगह आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आर की वैल्यू थी कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, डी आर की वैल्यू हमने निकाल ली है वो भी सब्स्टिट्यूट की, कैपिटल आर इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो गया, ये आर आर मल्टीप्लाई हुआ, आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, एक कॉस थीटा और एक आपके पास माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का टर्म आ गया आपके पास, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलर वे में नीचे के लिए आते हैं, डिनोमिनेटर के लिए डीएम की जगह, डीएम की जगह यही वैल्यू रखेंगे, नीचे भी एक माइनस आएगा ऊपर भी एक माइनस आएगा, वो हमने कैंसिल कर दिया। अब ये टर्म्स लिख लिए हैं, कांस्टेंट जो है वो बाहर ले आओ, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, न्यूमरेटर में 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, डिनोमिनेटर में भी 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, नहीं न्यूमरेटर में क्यूब आया, सॉरी 2 पाई आर क्यूब, फिर से लिखता हूं एक बार न्यूमरेटर का, 2 पाई कैपिटल आर क्यूब सिग्मा, ये न्यूमरेटर में कांस्टेंट है आपके पास। डिनोमिनेटर में देखें क्या कांस्टेंट टर्म्स है, 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, इनका कैंसिलेशन करें तो सिर्फ आर बच जाता है हमारे पास, वो आर हमने ये लिख लिया,
अब न्यूमरेटर में क्या बचा इतना टर्म कॉमन लेने के बाद, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। इसे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ YCM इक्वल्स टू, ये r/2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हुआ। sin थीटा में लिमिटिंग वैल्यूज रखी तो 1 हो गया, नीचे 1 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन किया, माइनस cos 2 थीटा, माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके π/2। जब आपने π/2 रखा इस थीटा की जगह तो 2 इंटू π/2 पाई हुआ, -1 आया। 0 रखा तो cos 0 1 आया। -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, -2 हो गया। एक माइनस ये वाला प्रेजेंट था, 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, r/2 बच गया। यही लिख दिया हमने YCM। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन, मतलब वॉल्यूम में आपकी से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। रेडियस आपको इस कोन की कैपिटल R दी गई है और इसकी हाइट जो है वो आपको कैपिटल H दी गई है। अब देखते हैं हम इसमें, हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, ये भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल्सो रिंग लाइक, कोन के ऊपर हमने रिंग बना दी इस तरह से। इस कोन के ऊपर, सरफेस के ऊपर हमने एक इस तरह से रिंग ड्रॉ कर दी, थिक रिंग। इस रिंग को अलग कर लो। अब रिंग है तो आपको मालूम है 2πr/dr वाला फॉर्मूला इसका एरिया के लिए लगेगा और वॉल्यूम निकाल, अच्छा ये वॉल्यूम में था, सॉरी हॉलो नहीं है, वॉल्यूम में है। एक बार फिर से इसे करेंगे। ये डिस्क हो गई हमारे पास, दिस एलिमेंट इज डिस्क। ये हमारे पास एक डिस्क एलिमेंट हो गया जिसे मैंने अलग से निकाल लिया है। दिस इज डिस्क एलिमेंट। इसको दो कलर से शेड इसलिए किया है, तो ग्रीन वाला पोर्शन है उसकी थिकनेस हम dy लेके चल रहे हैं। अब चलिए, ये डिस्क जो है आपके पास हाइट में है dy, ध्यान रखिएगा। इसको बाहर निकालोगे तो एक सिलेंडर जैसी दिखाई देगी डिस्क। जैसे 5 रुपए का कॉइन ले लो आप, या 10 रुपए का कॉइन ले लो, तो वो कॉइन आप डिस्क तो बोल सकते हो, लेकिन मैं उसे एक सिलेंडर भी बोल सकता हूँ जिसकी हाइट बहुत कम है। तो वैसे ही आप समझ लो ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट बहुत कम है, और वो हाइट कितनी है, dy है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालने की बात करते हैं, dv। अब वो dv कितना होगा, अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था πr²h, मेरे ख्याल से πr²h। तो पाई की जगह मैंने पाई लिखा, r की जगह r लिखा, उसका स्क्वायर किया, h की जगह dy लिखा। ये सबसे पहले तो मैंने dv निकाला इसका।
इसे मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा डेंसिटी से, तो ये मेरे को डीएम दे देगा. दिस विल बी डीएम. अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर भी वेरिएबल है और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो वो भी वेरिएबल है. ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम ऐसे इंटीग्रेशन कर पाए, तो हमें एक ही वेरिएबल के टर्म में इनको लाना होगा. तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया. आप देखो, चाहे सिमिलैरिटी लगा दो चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो. एक ट्राइंगल है ओ पी एम, एक है ओ क्यू एन. इन दोनों ट्राइंगल से चाहो तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लो और उन्हें इक्वेट करा दो. छोटे ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू निकालू तो वो r अपॉन वाई आ रही है, और बड़े वाले ट्राइंगल से अगर यही वैल्यू निकालूं तो वो कैपिटल R अपॉन कैपिटल H आ रही है. आप सिमिलैरिटी लगा करके भी कह सकते हो. करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, उनकी लेंथ्स प्रोपोर्शनल होती हैं. तो यहां से आप एक काम करो, स्मॉल r को सब्जेक्ट बना लो. स्मॉल r इक्वल्स टू r बाय h इंटू वाई हो गया. ठीक है. अब जो ये फॉर्मूला लिखाया था आपने डीएम का, उसमें स्मॉल r की रिप्लेसमेंट कर दो. नाउ डीएम इक्वल्स टू पाई, रो मैंने एज इट इज लिखा, r स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर, h स्क्वायर, y स्क्वायर और dy की जगह dy लिखा. ठीक है, ये टर्म लिख लिया. अब एक बार डीएम मिल गया तो बेटा वैल्यू सब्सटीट्यूट करो फॉर्मूले में, इंटीग्रेट करो, आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा. रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, आप रिजल्ट मत भूलिएगा. सॉलिड कोन के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके वर्टेक्स से 3h/4. कभी कभी हम भूल जाते हैं कि बेस से या वर्टेक्स से. तो आप सोचो कौन सा हिस्सा जो है, अगर इसको बीचों बीच से h/2 हाइट से कट कर दें हम, तो कौन सा हिस्सा हैवी होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो ऑब्वियसली नीचे वाला हैवी होगा, उसमें मास ज़्यादा है. और सेंटर ऑफ मास किसके ज़्यादा पास होता था? अगर दो चीज़ें हमारे पास, उनमें से जिसका मास ज़्यादा होता था उसके सेंटर ऑफ मास ज़्यादा पास होता था. तो सेंटर ऑफ मास ऊपर से अगर चलें तो h/2 हाइट से ज़्यादा नीचे होगा, यानी कि कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा. और नीचे से चले तो h/2 हाइट से कुछ कम हाइट में होगा. और इसीलिए ऊपर से आप देख रहे हो 3h/4, नीचे से निकालोगे तो वो कैपिटल h/4 आ जाएगी. ये हाइट निकालोगे तो कैपिटल h/4 आ जाएगी. आप डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए ऐसे भी कर सकते थे कि डीवी निकालने के लिए इतना मेहनत ना करो, उसकी जगह आप क्या करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो कोन के, 1/3 पाई r स्क्वायर y, ऐसे लिख दो. और इससे भी निकाल सकते हो आप. बिल्कुल, पहले y की रिप्लेसमेंट कर लो, फिर रिप्लेस करके कर लो. जैसे y की रिप्लेसमेंट के लिए बनाया था ना, याद जाएगा. फिर dv/dr निकाल लो या dv निकाल दो, इन टर्म्स ऑफ dr निकाल आएगा. r की रिप्लेसमेंट कर दोगे तो dy के टर्म में निकाल आएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सॉलिड हेमिस्फीयर. अब सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक बता दिया था. अच्छा होगा कि अगर आप क्या करो, डिस्क मत लेना, आप कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल्स ले लेना. एक चीज और पीछे में एक चीज बोलना भूल गया आपको, बेटा y और x की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करनी होती है. एक तो मालूम चल गया सिमेट्रिकल है y के अबाउट, तो लाए तो y एक्सिस पे करेगा. ऐसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा. आपको y की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करनी होगी. y क्या होता था, आपको कहा था y कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट. ये होता था ये. और डिफरेंशियल एलिमेंट हमारे पास क्या मिली है, डिस्क मिली है, तो उसका सेंटर ही हमारे पास y कोऑर्डिनेट होगा. उसके सेंटर के लिए अगर आपने ओरिजिन ऊपर ले रखा है ये, तो उसका y कोऑर्डिनेट माइनस में आएगा नीचे की तरफ, साइन के साथ सब्सटीट्यूट कीजिएगा. और अगर आप नीचे का y पॉजिटिव मान रहे हैं तो प्लस में सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा, प्लस में रिजल्ट मिलेगा. फिर ध्यान रखिएगा प्लस में आने का मतलब नीचे है.
और उधर माइनस में आने का मतलब नीचे आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने y ऊपर मार्क कर दिया है तो नीचे वाला माइनस में लिखूंगा, x कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, इसीलिए इंटीग्रेशन xdm जब निकालोगे तो x की जगह जीरो रखोगे, वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। इसके लिए आपको मालूम है बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, हॉलो स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल शेल हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर हो गया या हेमिस्फेरिकल शेल हो गया आपके पास। तो एक ऐसा यहीं पे हेमिस्फेरिकल शेल आपको डॉटेड में दिखा दिया गया है। ये रेडियस आर है, इसकी थिकनेस डी आर है। अब क्योंकि ये सॉलिड है तो मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके लिए भी आपको बताया था, पूरा होता था तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होता था, आधा हो गया तो ये 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इसका वॉल्यूम हो गया, और रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके लिए आपके पास हो गया। क्या होता था पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वी इक्वल्स टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर, ये कैंसिल हो गया तो डी वी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये पूरे के लिए था, अगर आधे के लिए लिख रहे होते तो दिस मच डिवाइडेड बाय 2 लिखा होता आपने, दिस मच डिवाइडेड बाय 2 लिखा होता, ठीक है ना, दिस मच डिवाइडेड बाय 2 चल रहा होता आपके पास, तो डीवी क्या आ जाता है आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, वही आपने डीवी की वैल्यू लिखी हुई है 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास हो गया। अब इसमें भी आप देख रहे हो सिमेट्री इस एक्सिस के अबाउट है, मान लो ये वाई वाली एक्सिस है आपके पास, तो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा तो सिर्फ वाई सी एम ही निकालने की जरूरत है, डीएम की जगह डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वाई। अब हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो हम पीछे निकाल के आए थे, एक बार पीछे चलते हैं। हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये कितने पे होता था, r/2 पे होता था, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, तो अब सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे लेंगे तो ये देखो ये y की वैल्यू रखी है r/2, इस y की वैल्यू ये रखी है r/2, क्योंकि ये क्या होता था y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। आसान सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किया, लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 3r/8 आ गया। इस जगह से इस सेंटर से 3r/8 सेपरेशन पे प्रेजेंट है और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियसली y एक्सिस पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। इसी तरह ये एक ट्राइंगुलर प्लेट है, प्लेट है तो सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस प्लेट में हमने डिफरेंशियल एलिमेंट ये ले लिया, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एलिमेंट, ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट होगा। इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट के लिए हमने इसका सेपरेशन जो है y मान लिया कंसर्न ओरिजिन से, और इसकी थिकनेस dy मान ली, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल को अलग करके देखें, इस रेक्टेंगल के लिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का मल्टीप्लिकेशन एरिया देगा, उसे सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इतनी लेंथ को हमने स्मॉल आर मान लिया, ये लेंथ स्मॉल आर मार्क्ड है, और ये थिकनेस यहां से ये डिस्टेंस हमने y माना है, दिस डिस्टेंस इज y, और ये हमने थिकनेस मान ली dy, तो 2 पाई आर डी वाई ये एरिया हो गया, एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो हमने आरे को डीएम मिल गया। अब वाईसीएम निकालते हैं, एक्सीएम इसका भी जीरो होगा आपके पास, इसी लाइन पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो वाई डीएम इंटीग्रेशन डीएम, वाई की जगह वाई रहने दिया हमने क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पे लिया हमने, और डीएम की जगह डीएम की जो वैल्यू निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, नीचे भी सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले आए, 2 कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट कैंसल्ड आउट आपके पास, ये सिग्मा, ये 2, ये सिग्मा, ये 2 कैंसल्ड आउट, ठीक है ना। अब देखो वेरिएबल अभी भी दो हैं आपके पास, स्मॉल आर और वाई, तो आपको इनका रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। वो वैसे ही आप चाहे यहाँ पे थीटा एंगल मार्क करके निकाल लो, दो ट्राइंगल्स लेकर के, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, या दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेकर के निकाल लो। tan थीटा की वैल्यू छोटे ट्राइंगल से लिखूँ तो वो आ रही है r/y, और बड़े ट्राइंगल से लिखें तो वो आ रही है कैपिटल जो बेस होगा इसका, उसका आधी लेंथ, जो भी इसका बेस हमने लिया होगा
बेस मार्क्ड नहीं किया मैंने, तो जो भी हमने बेस लिया होगा, मान लो ये लेंथ हमने कैपिटल आर ले रखी है, ऐसा मान लेते हैं, तो ये कैपिटल आर है, यानी कि टोटल बेस जो है वो 2r का था हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर अपॉन एच, यहाँ से स्मॉल आर को सब्जेक्ट बना लिया तो आर वाई अपॉन एच आ गया, ये आर वाई अपॉन एच, ठीक है ना। तो इससे रिप्लेसमेंट कर देंगे स्मॉल आर की। इंटीग्रेशन में ये जो स्मॉल आर है, पहले एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से एक स्टेप देखिएगा, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, इस जगह के आगे वाला स्टेप लिख रहा हूँ मैं, इस ब्लॉक का YCM इक्वल्स टू, इसमें कांस्टेंट था 2 और सिग्मा, इंटीग्रेशन के बाहर लिखा 2 सिग्मा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। इसमें वैसे भी वैल्यू 0 से h तक की जो है वो y के वेरिएबल्स में लिखी हुई है, इसलिए स्मॉल r को मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूँ आर वाई बाई एच। ये जो स्मॉल r था उसे आर वाई बाई एच से रिप्लेस किया, आर वाई बाई एच, और y इंटू डी वाई ऑलरेडी था तो y इसमें मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर, ये डी वाई। नीचे के टर्म को देखें क्या हुआ, उसमें हमारे पास सिग्मा और 2 बाहर आ गया, 2 सिग्मा। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आर डी वाई था, आर की जगह अगेन आर की वैल्यू रख दी हमने, कैपिटल आर वाई बाई एच इंटू क्या था हमारे पास डी वाई, ठीक है ना, तो डी वाई की जगह डी वाई लिख दिया। ये आर बाई एच, कैपिटल आर बाई कैपिटल एच, दोनों जगह से फिर कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका अगला सिंप्लीफिकेशन हो गया वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई विथ वाई चेंजिंग फ्रॉम 0 to h divided by integration y dy with y changing from 0 to h, यहाँ भी लिमिटिंग वैल्यू 0 से h। तो अब देखें क्या हो जाता है YCM हमारे पास, YCM इक्वल्स टू ये y क्यूब बाई 3 हो गया, लिमिटिंग वैल्यूज रखने के बाद h क्यूब बाई 3 हो गया, h क्यूब बाई 3, नीचे y स्क्वायर बाई 2 आया, लिमिटिंग वैल्यूज रखने के बाद h स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये आ गया 2h बाई 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चे इतनी ही बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इतनी बॉडीज़ का हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया, इनके फॉर्मूले सबके आप याद रखोगे, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी वो हम चीज़ें देखते जाएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है।